हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। वेलकम टू अनदर सेशन जहाँ पे हम लाइव आंसर राइटिंग करेंगे इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का एक क्वेश्चन एंड आपके प्रैक्टिस के लिए और एक क्वेश्चन दिया जाएगा। लास्ट के क्वेश्चन में हमने तीन शॉर्ट नोट्स कवर किए थे। आई होप वो सेशन वो वीडियो आप देखे होंगे। अगर नहीं देखे हो तो आप वीडियो सेक्शन पे जाके देख सकते हो। वहाँ पे शॉर्ट नोट्स था, तो शॉर्ट नोट्स में क्या अप्रोच रखना चाहिए, हमें क्या क्या स्ट्रक्चर करना है, कैसे स्ट्रक्चर करना है, all about your short notes we have discussed in that video। इस वीडियो में हम देखेंगे एक 15 मार्कर क्वेश्चन जिसमें आपको इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन कैसे सेट करना है, हेडिंग्स कैसे देना है, सब हेडिंग्स कैसे देना है, एंड हाउ यू नीड टू यूज ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर्स यू हैव मेमोराइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक, कैसे आपको यूज करना है। तो वो सब हम देखेंगे। तो बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना एंड hello@exambit.com पे मेल करना इफ यू हैव एनी इश्यूज। Okay, this is the question. Discuss the impacts of globalization on rural development in India. This is a 15 marker। तो ये क्या आपको पूछ रहा है, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट रूरल डेवलपमेंट में क्या आया है, मतलब रूरल सेक्टर पे क्या है, ऐसा आप बता सकते हो क्वेश्चन। तो ग्लोबलाइजेशन इज इन योर सिलेबस, रूरल डेवलपमेंट इज आल्सो इन योर सिलेबस, तो ये सिलेबस से बिल्कुल भी हटके नहीं है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन योर सिलेबस। तो ग्लोबलाइजेशन एज वेल एज रूरल डेवलपमेंट पे क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत लाइकली है। एंड इस बार रूरल डेवलपमेंट या रूरल सेक्टर पॉवर्टी से मुझे लग रहा है कि पक्का एक क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि पॉवर्टी पे बहुत कुछ अभी डिस्कशंस हो रहे हैं एंड ऑल्सो ये पॉवर्टी वाला टॉपिक बर्निंग टॉपिक है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, आप आपको पॉज करना है, जस्ट सी द क्वेश्चन। आप एक बार पॉज कर लो। पॉज करके ट्राई टू मेक अ स्ट्रक्चर, आप खुद स्ट्रक्चर बनाओ, देन विल सी द आंसर। फिर आप मैच करना उस स्ट्रक्चर के साथ, आपका स्ट्रक्चर कितना मैच कर रहा है एंड क्या क्या आपने नोट किया। तो जब स्ट्रक्चर बना रहे हो, मेक श्योर कि आप वहां पे कीवर्ड्स भी लिखो, मतलब इंट्रो, इंट्रो में आपको क्या लिखना है, जस्ट मेंशन द कीवर्ड्स। बॉडी, कीवर्ड्स। इम्पैक्ट पूछ रहा है, ऑब्वियसली विल राइट पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स। इन पॉजिटिव इम्पैक्ट्स व्हाट ऑल कीवर्ड्स यू हैव, नेगेटिव इम्पैक्ट्स व्हाट ऑल कीवर्ड्स यू हैव। दिस इज हाउ यू नीड टू मेक योर स्ट्रक्चर फॉर दैट, फॉर दिस पर्टिकुलर आंसर। एंड आप ये करो, एक बार आपका स्ट्रक्चर बन जाए फिर वीडियो को प्ले करना। ठीक है, तो लेट अस सी कि कैसे आपको अप्रोच करना है एंड कैसे आंसर करना है। तो एज हर क्वेश्चन में जैसे आपको करना होगा, एक्सेप्ट द शॉर्ट नोट्स, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, दिस इज द फॉर्मेट, दिस इज द स्ट्रक्चर यू नीड टू हैव इन एवरी 10 मार्कर और 15 मार्कर एक्सेप्ट द शॉर्ट नोट्स। इंट्रोडक्शन में क्या होगा, दिस विल टॉक अबाउट योर टॉपिक। यहाँ पे कोई डेफिनेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, रिपोर्ट कमिटीज है, यू हैव टू मेंशन योर बॉडी ऑफ द आंसर, जो एग्जैक्ट पूछा गया है, इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यहाँ पे आपको लिखना है। देन कंक्लूजन, अगर आपका कोई व्यू है और सजेशंस हैं, वे फॉरवर्ड है, तो यहाँ पे आप कंक्लूजन में मेंशन कर सकते हो, और एल्स कंप्लीट आंसर का समरी समरी भी यहाँ पे लिख सकते हो, ओनली इन 2-3 लाइन्स। सो दिस इज हाउ यू नीड टू अप्रोच द आंसर। नाउ लेट अस सी इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है। तो दिस इज योर इंट्रो पार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने देखा इंट्रो में क्या करना है, आपको एक डेफिनेशन देना है। So this definition is for the IMF. Globalization is the growing economic interdependence of countries worldwide through increasing volume and variety of cross-border transaction in goods and services, international capital flows, and also through more rapid and widespread diffusion of technology. तो ये जो definition है, this is by IMF। आपको ऐसा नहीं है कि you have to remember exact जो definition IMF ने दिया है, नहीं, कोई दिक्कत नहीं। IMF लिख के इसके आसपास भी अगर आप लिख पा रहे हो, that is all fine। अगर आपके पास अलग सा कोई ग्लोबलाइजेशन का डेफिनेशन है, को बिना मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, वो आपका खुद का डेफिनेशन है, तो आप ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर आप आईएमएफ वाला लिखते हो तो ये थोड़ा कैची रहता है कि यस, दिस इज वन ऑफिशियल डेफिनेशन गिवन बाय एन वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अकॉर्डिंग टू आईएमएफ लिख के इसके आसपास भी आंसर रखो, लाइक इंटरडिपेंडेंस वाला वर्ड यू कैन इंक्लूड, एंड क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस, capital flows, and widespread diffusion of technology. All these keywords must be there in your definition। so ये हो गया definition आपका। फर्स्ट आप इंट्रो में ग्लोबलाइजेशन क्या है ये तो पहले समझाओगे ना, तो आपने लिख दिया। तो since 1991 the new industrial policy of India came into force, globalization started taking momentum in India। तो आपको पता है 1991 रिफॉर्म्स के बाद हमारा आ गया न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी,
उसमें आपको पता होगा डी लाइसेंसिंग आ गया, जो एमआरटीपी एक्ट था वो भी चला गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आने लगे। इसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स आए थे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी आपके सिलेबस में है, वो भी आप एक बार देख लेना। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लास्ट टू लास्ट ईयर आरबीआई डिस्क्रिप्टिव, आरबीआई ईएसआई के फेज 2 डिस्क्रिप्टिव में आ चुका है, तो वेरी लाइकली कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, वो भी आप बहुत अच्छे से देख लेना, क्या क्या पार्ट्स हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में लिए, क्या क्या रिफॉर्म्स लिए, कौन कौन से सेक्टर्स में लिए, एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आप पहले तो बता दें ग्लोबलाइजेशन क्या है, फिर इंडिया में ग्लोबलाइजेशन कैसे आया, and all these interactions have impacted rural landscape in both positive and negative ways। बस ये आपको एक ही पैसेज में लिखना है, you do not have to divide into 3 passages, अलग अलग पैसेज नहीं बनाना है आपको, बस दिखाने के लिए कि हाउ यू नीड टू अप्रोच, क्या क्या कैसे आपको इंट्रो लिखना है। तो मैंने इसको 3 पार्ट में लगाया, लेकिन इंट्रो को आप एक पार्ट में लिखना। ठीक है, पहले तो बता दिए ग्लोबलाइजेशन क्या है, फिर इन 1991 में इंडिया में ग्लोबलाइजेशन कैसे आया, एंड फिर यू मेंशन ग्लोबलाइजेशन हैज इंपैक्टेड रूरल लैंडस्केप बोथ इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वेज। ये हो गया आपका इंट्रो। फिर आ जाएंगे बॉडी में, बॉडी में पूछा क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव वेज, बस एज सिंपल एज दैट। फिर हम आ गए पॉजिटिव इम्पैक्ट में, तो आपको ऐसे करके एक हेडिंग देना है, पॉजिटिव इम्पैक्ट। ठीक है, ये हो गया मेन हेडिंग। फिर आ गया उसके नीचे सब हेडिंग्स, सस्टेनेबल एग्रो सप्लाई चेन, सस्टेनेबल यूज ऑफ एग्रो बायोडाइवर्सिटी। तो ये सारा आ गया आपका सब हेडिंग्स। ठीक है, तो यू हैव टू मेक इट वेरी क्लियर। पॉजिटिव इम्पैक्ट को हेडिंग है तो कैसे करोगे, आप इसको कैप्स कर देना, सारा कैपिटल लेटर में लिख देना, क्योंकि एग्जाम इंटरफेस में जब लास्ट ईयर का जैसे इंटरफेस अगर इस बार भी देते हैं तो वहां पे आप ये अंडरलाइन बोल्ड ये सब नहीं कर सकते, तो वहां पे इतना कर सकते हो आप, कैपिटल लेटर में लिख देना ऐसे। फिर सब हेडिंग्स को ऐसे ही एज यूजुअल लिखना, फिर अगले लाइन से अपना आंसर शुरू करना। तो सस्टेनेबल एग्रो सप्लाई चेन, आपको पता है ग्लोबलाइजेशन की वजह से प्राइवेट सेक्टर का ग्रोथ हुआ है, एंड वी हैव बीन एबल टू ब्रिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फ्रॉम ऑल अदर कंट्रीज टू इंडिया। तो इससे क्या होता है, सप्लाई चेन जो है एग्रीकल्चर का, दैट हैज मतलब एफिशिएंट हो गया, दैट हैज बिकम एफिशिएंट। तो ड्यू टू एनहांस कनेक्टिविटी अक्रॉस द वर्ल्ड, एग्रीकल्चर कमोडिटीज आर बीइंग ट्रेडेड अक्रॉस द वर्ल्ड। अभी आसानी से मतलब कोई किसान जो गांव में भी कर रहा है तो उसका प्रोडक्ट्स बाहर तक जा सकता है। तो दिस गिव्स सर्टेन रिलैक्सेशन इन टर्म्स ऑफ सप्लाई डिमांड मिसमैच। अगर इंडिया में भी सप्लाई डिमांड मिसमैच होता है तो वी कैन ऑलवेज एक्सपोर्ट आवर आइटम्स। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, अरहर पिजन पी इज बीइंग इंपोर्टेड टू दिस कंट्री, शुगर इज इंपोर्टेड फ्रॉम ब्राजील, ऐसे करके हम कर सकते हैं। अभी आपको शुगर का पता होगा, इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर एज वेल एज प्रोड्यूसर ऑफ शुगर एंड सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ शुगर। तो ये वाला फैक्ट भी आप मेंशन कर सकते हो। तो सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया, ऐसा करके पॉजिटिव में 4 पॉइंट्स, नेगेटिव में 2-3 पॉइंट्स लिखोगे, योर आंसर शुड बी ओके। ठीक है, उतने में और इंट्रो और बॉडी एंड कंक्लूजन में उतने में आपका 600 वर्ड हो जाएगा। सस्टेनेबल यूज बायोडाइवर्सिटी, एचवाईवी सीड्स आ गए हमारे पास, फर्टिलाइजर्स हम अच्छे अच्छे यूज करने लगे, इरिगेशन मेथड्स आने लगे जैसे कि ड्रिप इरिगेशन हैं, इजराइल से टेक्नोलॉजीज हम अडॉप्ट कर रहे हैं, सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स को पता लगा हमें। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बढ़ गया। ठीक है, सीड्स, उनकी जेनेटिक क्वालिटी, सीड्स के एफिशिएंसी, सब सारा चीज इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा गया है, मतलब दिस इज फॉर योर रेफरेंस ओनली। यहाँ पे क्या आप लिखोगे तो दैट डिपेंड्स ऑन यू। तो अभी आपको पता होगा एग्रीकल्चर सेक्टर में किसके साथ हमने किया है, एक तो इसराइल के साथ किया है कि इसराइल और इंडिया मिलके कुछ विलेजेस को उनके एग्रीकल्चर में हेल्प किया जाएगा, कुछ विलेजेस को मॉडल विलेज बनाएंगे। एंड ऑल्सो अनदर MOU has been signed with India and Uzbekistan on agriculture only। तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हम सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी कर रहे हैं, तो वहाँ पे टेक्नोलॉजीज ला रहे हैं, तो ये सब वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। फिर आ गया टेक्निकल सपोर्ट इन रूरल एरियाज, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, आपको पता होगा टेलीकम्युनिकेशंस अच्छा हो गया। यहाँ पे यू कैन मेंशन ऑल्सो भारत नेट प्रोग्राम में, यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हो। भारत नेट प्रोग्राम में क्या होता है, हर ग्राम पंचायत में ब्रॉडबैंड कनेक्शंस इंश्योर किया जा रहा है, 100 Mbps अप टू 100 Mbps स्पीड का ब्रॉडबैंड कनेक्शन जा रहा है। टेलीकम्युनिकेशंस 4G सर्विसेज गांव गांव तक चला मतलब जा रहा है। इससे क्या होता है, टेलीमेडिसिन, पेमेंट सर्विसेज, ये सारा जो फिनेंशियल इंक्लूजन, ये सब इंक्रीज होता है। ठीक है, जो टेक्निकल एस्पेक्ट है वो आपने मेंशन कर दिया। फिर आ गया कहाँ पे, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, बिकॉज ऑफ दिस भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रहे हैं, एंड ऑल्सो अदर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ओपन हो रहे हैं लोगों के लिए।
ऐसा आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा अंडर एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में होता है। when people do not have any other livelihood opportunities, वो बाउंड हो जाते हैं एग्रीकल्चर में रहने के लिए। नाउ बिकॉज ऑफ दिस एलपीजी मोर नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैव ओपन, एंड वहां पे अंडर एम्प्लॉयमेंट भी कम हुआ है एग्रीकल्चर में। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज भी बने हैं, तो दैट अल्टीमेटली हेल्प्स द रूरल इकोनॉमी। फिर अवेयरनेस अमंग रूरल पॉपुलेशन, अवेयरनेस किस चीज की? उनके हेल्थ इश्यूज की, और क्रॉपिंग पैटर्न से जो एग्रीकल्चर में भी हेल्प हो जाता है। एंड ऑल्सो यहाँ पे एक एस्पेक्ट आप लिखना, सोशल एस्पेक्ट, उनका जो सोशल लाइफ है वो भी इंक्रीज हुआ है, तो क्वालिटी ऑफ सोशल लाइफ उनका भी इंक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ दिस नॉलेज ट्रांसफर। जो बाहर की कंट्री का हम कल्चर देख रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस नॉलेज ट्रांसफर वुमेन हैव गॉट मोर राइट्स। एंड जो सोशल स्टिग्मा रहता है, द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये सब भी कम हुआ है। मोर एम्फेसिस ऑन एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज एंड साइंटिफिक टेम्परामेंट हैव बीन गिवन इन रूरल एरियाज एज वेल। तो ये सारा चीज आपका सोशल एंगल में आ गया। तो हर एक जब देखोगे आप, पॉलिटिकल एंगल, सोशल एंगल, इकोनॉमिक एंगल, टेक्नोलॉजिकल एंगल, हिस्टोरिकल अप्रोच, ये सारा आपको एक बार अच्छे से सोचना है बिफोर अटेम्प्टिंग द आंसर। व्हाट यू नीड टू डू इज, आप एग्जाम में भी क्या करोगे, आपके रफ पेपर दिया जाएगा, वहां पे यू नीड टू मेक द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर बनाते वक्त मेक आपको इंश्योर यही करना है कि यू आर कवरिंग मैक्सिमम पॉसिबल एंगल, मैक्सिमम पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर आंसर। ठीक है, तो फिर अभी नेगेटिव में आ जाता है, ऐसा नहीं कि पूरा आंसर ही हम पॉजिटिव लिखेंगे। तो नेगेटिव में आ गया, नेगेटिव में क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। हाउ? बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजिकल जो रेवोल्यूशन हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पता होगा वो कम हुआ है। तो यहाँ पे पीएलएफएस का कोई स्टैटिस्टिक्स आप यहाँ पे रेफर कर सकते हो। तो यहाँ पे पीएलएफएस में आप पढ़े होंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड एवरीथिंग, अभी रिसेंटली आया है ईयरली वाला पीएलएफएस। तो a single line from PLFS quoting that PLFS this year हमें ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट फिगर देता है, कंप्लीट खत्म। ऐसे करके आपको फिगर यूज करना है। लैंड डिग्रेडेशन एंड एनक्रोचमेंट भी हुआ है, नेचुरल रिसोर्सेज पे ओवर एक्सप्लोटेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस अभी आवर इकोनॉमी इज गोइंग मोर टुवर्ड्स द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सो इस पे क्या हो रहा है, लॉट ऑफ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज आर ओपनिंग, इसलिए हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी प्रायोरिटी में है, तो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज तो खोलना ही है। तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं जो नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लोटेशन बढ़ जाता है। एंड लाइफस्टाइल भी चेंज हुआ है। कैसे चेंज हुआ है लाइफस्टाइल? यहाँ पे देख रहे हो कि जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है वो मतलब डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, एक्सप्लॉइट हो रहा है। तो ओवरऑल सैनिटेशन, हाइजीन, ये सब जा रहा है। एंड ऑल्सो ऑन सोशल एस्पेक्ट आप देखोगे, बिकॉज ऑफ द एडवेंट ऑफ मेनी वेस्टर्न कल्चर, तो अभी जॉइंट फैमिली नहीं रहे, छोटे छोटे फैमिलीज, हम छोटे छोटे फैमिलीज में डिवाइड हो गए हैं। मेंटल स्ट्रेस वगैरह ये सब चीजें भी आने लगे हैं, सिंपल लाइफ किसी का नहीं रहा है। एंड दैट थिंग ऑल्सो हैव हैपेंड इन विलेजेस। तो ये पूर लाइफस्टाइल भी वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा करके आपका नेगेटिव पॉइंट्स यू मेंशन, ये हो गया। अपने इंट्रो में लिख दिया व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, हाउ ग्लोबलाइजेशन केम टू इंडिया, एंड उसके बहुत पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। यू रोट 4 पॉइंट्स इन पॉजिटिव साइड, यू रोट 3 पॉइंट्स इन नेगेटिव साइड, आपका पूरा बॉडी हो गया इससे। देन यू कम टू कंक्लूजन। Thus, globalization has both positive and negative impacts on rural population. Government plays a crucial role to alter the negative aspects of the globalization. जो भी negatives हैं हमें उसको कम करना है। Ministry of Rural Development, NABARD, National Institute of Rural Development, पंचायत राज institutions have done commendable job to minimize negative effects of globalization on rural landscape। यहाँ पे देखो आप तीन लाइन में आपने कंक्लूड कर दिया। एंड ऑल्सो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे यू हैव टू मेंशन सम गवर्नमेंट स्कीम्स। यहाँ पे जैसे आप लिख रहे हो ना कि दिस ऑर्गेनाइजेशंस हैव डन कमेंडेबल जॉब, और यहाँ पे एग्जाम्पल दे देना। एनआरएलएम है जो कि आपको लाइवलीहुड ढूंढ के देता है, आवास योजना है, एंड स्वच्छ भारत मिशन है जो आपका ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो रूरल एरियाज में है वो करता है। कनेक्टिविटी के लिए कहाँ किसको मेंशन कर सकते हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को मेंशन कर सकते हो। एंड लॉट ऑफ स्कीम्स, मनरेगा है जो आपको एम्प्लॉयमेंट मतलब जो आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देता है। एंड ऑल्सो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है जो आपको फूड सिक्योरिटी देता है गाँव में, हर जगह में। तो ये यू कैन मेंशन फ्यू 4-5 गवर्नमेंट स्कीम्स, ऐसा ना हो कि जबरदस्ती आप घुसा रहे हो ऐसा दिखे। तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो ऑल दीज इंस्टीट्यूशन हैव अ कमेंडेबल जॉब, एंड ऑल्सो सम इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स सच एज, ये 4 स्कीम्स हैव ऑल्सो tried to change the rural landscape in India, ऐसा कुछ करके you can mention these 4-5 government schemes। ठीक है,
तो ये हो गया आपका परफेक्ट कंक्लूजन। तो ऐसे करके अगर आप आंसर लिखोगे, दिस विल कम अराउंड 550 वर्ड्स प्लस। इन 15 मार्कर्स, यू ऑलवेज हैव टू एम 550 प्लस वर्ड्स। एंड उसमें अगर इफ यू आर स्टिकिंग टू दिस स्ट्रक्चर लाइक इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन, देन डेफिनेटली विल गेट गुड मार्क्स। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन कि कैसे आपको अप्रोच करना है, कैसे इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन लिखना है। And also if you can have some quotes on rural development, on rural life or on globalization, तो यहाँ पे भी वो mention कर सकते हो आप। ठीक है, तो this is all about this question. So here is another question for your practice. Discuss the important provisions of National Education Policy 2020 and critically analyze the NEP. तो NEP is clearly mentioned in your syllabus. तो NEP से लास्ट ईयर भी 2 क्वेश्चन आए थे, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आए थे। इस साल भी फेज 1 में क्वेश्चन आए हैं, एक क्वेश्चन आया है, ऑब्जेक्टिव आया है। तो वेरी लाइकली दैट यू विल फाइंड अनदर क्वेश्चन ऑन NEP, इधर इन ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव। एक क्वेश्चन तो आपका पक्का है, मोर देन वन भी आ सकता है। तो लास्ट ईयर का क्या था, एनईपी में जो क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन वाज रिपीटेड इन फेज 1 एंड फेज 2। एक क्वेश्चन था 5+3+3+4, दैट सेम क्वेश्चन वाज देयर इन फेज 1 एंड दैट वाज देयर इन फेज 2। इस साल का जो फेज 1 का क्वेश्चन है, थोड़ा वो घुमा के पूछे हैं, तो यू कैन एक्सपेक्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। अगर कोई ऑब्जेक्टिव आता है भी, तो थोड़ा अंदर में जाके प्रोविजंस एंड डिटेल्स में वो वहां से जाके आपको क्वेश्चन किया जाएगा। So if you write this answer now, you will cover every angle. You will read about it. You will have to memorize all the provisions. Then you will have to write it. In that process, maximum content जो है, maximum relevant content जो है आपका grasp होगा, आपको याद भी रह जाएगा। ठीक है, then आपको इस पे क्या करना है, अगर आपको NEP पे डिटेल्स में नहीं पता है, just read it then write it। ठीक है, we'll try कि ये next वीडियो में इसका हम एनालिसिस करें, इसको कैसे लिखना है, how you need to critically analyze the NEP। इट्स नॉट अबाउट ओनली कि आप प्रोविजंस लिख के आ रहे हो। 15 मार्कर्स हैं, प्रोविजंस में आधा क्वेश्चन है, आधा क्वेश्चन किसके बारे में बोल रहा है, द क्वेश्चन आस्क यू टू एनालाइज द एनईपी, उसके पॉजिटिव नेगेटिव्स में आपको लिखने हैं। तो हाउ यू नो टू हैव अप्रोच दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो इसको आप ट्राई करना। सो दिस इज इट गाइस, आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, hello@isjmb.com पे हम मेल कर सकते हैं।